हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स क्लास 12th का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हाँ बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। चाहे मैं बोर्ड्स की बात करूँ या जेई की बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे हम बात करेंगे करंट की। करंट मीनिंग होता है फ्लो, करंट का मतलब होता है फ्लो। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में जब हमने देखा था तो चार्ज रेस्ट पे था, चार्ज वॉज एट रेस्ट, चार्ज बैठा रहता था बेचारा, हिलता डुलता नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में चार्ज फ्लो करेगा। अब नई ब्रांच स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड थे वो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, चार्ज रेस्ट पे था। और अब ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चार्ज मोशन में है। तो आने वाले जो हमारे चैप्टर है थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ज के मोशन में रहने की। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें सीखना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, करंट मतलब मैंने तुम्हें बताया फ्लो। तो सर किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो सपोज करो एक वायर है, वायर कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल ही होते हैं। ठीक है, तो सर इतने से पतले वायर को इतना मोटा, हाँ ताकि अपन को फील आए, इतने से पतले वायर होते हैं, उन्हें मैंने इसे जूम करके बनाया है। क्लियर? अब वायर क्या होते हैं? जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, कंडक्टिंग वायर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इनके अंदर मनमान लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ 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 ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस तरफ। अब तुम अपनी आंखें गड़ा के यहाँ बैठ गए। सर यहाँ मैंने अपनी आंख गड़ा ली और मैं देख रहा हूँ इस लाइन पे। किस लाइन पे? यहाँ पे, इस वाले एरिया को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। अब तुम ये देखो कि एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज इस वाले पार्ट को क्रॉस कर गया। सपोज करो एक सेकंड में 4 कूलम चार्ज ने उसे क्रॉस किया। एक सेकंड में यहाँ से 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो करंट हो जाएगा 4। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। अगर एक सेकंड में तुम देख रहे हो और तुम यहाँ से इसे देख रहे हो और यहाँ से 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया एक सेकंड में, तो फिर करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। यानी कि एक सेकंड में इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी डेफिनेशन क्या आती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज flown through a cross section area, एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हुआ इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट, मतलब 1 टाइम। इन यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात समझ में आई होगी कि सर किसी भी वायर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। और इस यूनिट टाइम को ही हम एक और भाषा में बोलते हैं रेट। तो करंट की एक और डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन हो जाती है, वो हो जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? सर इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि एक सेकंड में उस पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज क्रॉस हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है?
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम स्मॉल आई से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल आई से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, एम्पियर। एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने करंट के बारे में रिसर्च की थी, एम्पियर। स्पेलिंग याद रखना, कैपिटल ए, ठीक है, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। वन टू थ्री। तो अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जिससे कि और अच्छे से फील आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल इफ 4 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एक वायर के एक हिस्से से, ठीक है, पूरे वायर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इन 1 सेकंड। अगर एक वायर के क्रॉस सेक्शन से 4 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 4 कूलम पर सेकंड। हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 4 कूलम, तो करंट कितना हो गया, 4 कूलम पर सेकंड। उस कूलम पर सेकंड को ही तो एम्पियर बोला गया, इस कूलम पर सेकंड को ही तो एम्पियर बोला गया, वरना कायदे से देखा जाए तो करंट की यूनिट क्या आनी थी, कूलम पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हुआ, 4 कूलम पर सेकंड। सीधे समझ में आ रहा है कि एक सेकंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। इस कूलम पर सेकंड की यूनिट को हमने बोला 4 एम्पियर। तो यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रख लो कि एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है कूलम पर सेकंड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितने तरीके का होता है। जैसी बातें हमने लास्ट ईयर 11th में की थी, बिल्कुल वैसी ही बातें हैं दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है दोस्तों कि किसी भी वायर में से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट नहीं जा रहा होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी 100 कूलम चार्ज हुआ, थोड़ी देर बाद 99 कूलम चार्ज, थोड़ी देर बाद 99.5, तो वो वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर किसी वायर में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं तो उनसे पूछता हूँ जस्ट 5 सेकंड पे बताओ कितनी वैल्यू रही होगी करंट की, तो उस पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे अगर अपन को निकालनी है तो फिर हम उसे देखते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, ds/dt, तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है dq/dt। चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, और फिर और अच्छे से लिखते हैं इसे अपन, देखो I@t=t1 तुम्हें निकालना है, तो ये हो जाएगा dq/dt, और फिर उसमें t की वैल्यू रख देना t1, तो अपने आप उस t1 वाले सेकंड पे तुम्हें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। जैसे बिल्कुल सेम कहानी जो इलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी, वो क्या होती थी, v=ds/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम कहानी चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम की फिर वैल्यू रख देना, तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब कोई तुमसे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो एवरेज क्या हो जाएगा, सर टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, ऐसे दिखाते हैं एवरेज को, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम
टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज करो 1 मिनट में 100 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बताओ 55वें सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, 55th सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, कितना करंट रहा होगा, नहीं। मैं तुमसे पूछूंगा कि 1 मिनट में करंट कितना था, यानी कि टाइम रेंज में पूछ रहा हूँ। तो एवरेज निकालना है, एवरेज में कि उस रेंज में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आई बात। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होगा, नोट कर लो। वन टू थ्री। हाँ तो बच्चों, हाँ तो भाइयों, हाँ तो दोस्तों, चार्ज Q flown in time t is given as Q is equal to 2t square plus 3t plus 5। तो फाइंड करो पहला क्वेश्चन, करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो करंट फाइंड करके बताओ, अब मुझे जल्दी से करंट फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3। तो सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, एक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, यानी कि हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो dq बाई dt करेंगे और t की वैल्यू 2 सेकंड रख देंगे। तो dq बाई dt इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 3t का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हो गया 4t प्लस 3। अब इसमें t की वैल्यू क्या रख दो, t की वैल्यू 2 रख दो। तो करंट एट t इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 यानी कि 11 एम्पियर। समझ में आया क्या? डाउट नहीं है तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड, एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। देखो अब टाइम की रेंज दे दी कि भाई 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ। जब भी रेंज दे दी जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो रे। एवरेज कैसे निकालेंगे सर? एवरेज करंट हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो मुझे दिख रहा है कि सीधे कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। लेकिन टोटल चार्ज फ्लोन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। तुम ये देख लो कि 2 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो हुआ और तुम ये देख लो कि शुरुआत में कितना चार्ज था। सपोज करो 5 सेकंड शुरुआत में 10 कूलम चार्ज था, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे 10 कूलम चार्ज था और 2 पे चला गया 100 कूलम, यानी कि 0 से 2 में टोटल कितना चार्ज फ्लो हो चुका था, 90 फ्लो हो चुका था। वही निकालेंगे। तो Q2 माइनस Q0 से हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन सर 2 माइनस 0, टोटल टाइम कितना लगा 2। तो Q2 निकाल लेते हैं भाई। Q2 कितना हो जाएगा, जिससे बिल्कुल वैसे पहले करते थे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सेम कहानी, Q2 माइनस Q0 अपॉन 2 माइनस 0। तो Q2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 5,
ये हो गया 19 कूलम। 0 पे निकाल लो, 0 पे सर ये हो गया 0 प्लस 5, कितना हो गया 5। अब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो करंट कितना आ जाएगा, विजिबल है क्या तुम्हें ये वाला पार्ट? हाँ, तो करंट कितना आ जाएगा सर 19 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये आ गया 14 अपॉन 2 यानी कि 7 एम्पियर। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। एवरेज करंट निकालना सीख लिया, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना सीख लिया, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नोट कर लो। अब आगे बढ़ा जाए। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ current is equal to 10 minus 4t, if current is equal to 10 minus 4t, find the charge flown between 0 to 2 सेकंड। अगर करंट तुम्हें दे रखा है, करंट कैसा है, वेरिएबल है, करंट कैसा है, वेरिएबल है, और तुमसे चार्ज पूछा जाए तो क्या करोगे? देखो मैं सीधे वहीं से रिलेट करवा रहा हूँ। v क्या होता था, ds/dt, तो अगर s दिया जाता था और v पूछा जाता था तो डिफरेंशिएशन कर देते थे। अगर v दिया जाता, देखो dt यहाँ ले जाएंगे तो ds कितना हो जाएगा, v dt, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो s कितना हो जाएगा सर, v dt t1 से t2। अगर v दिया जाता था, s पूछा जाता था तो इसको इंटीग्रेट कर देते थे। अब सेम कहानी फिर एक बार, dq/dt। अब इस dt को इधर भेजो क्योंकि हमें करंट गिवन है और चार्ज निकालना है, करंट गिवन है और चार्ज निकालना है, तो dq = I dt हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ आ गया चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा सर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। क्या हो गया भाई फॉर्मूला कि सर टोटल चार्ज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt t1 से t2। सेम डिफरेंशिएशन का उल्टा, भाई चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट, तो करंट का इंटीग्रेशन चार्ज, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। क्लियर? अब मैं सर बोलूँगा सर ये बात बिल्कुल गलत है, फिजिक्स में काम चल जाता है, ठीक है। तो Q = I dt t1 से t2। अब I की वैल्यू रख दो सर, t1 क्या है, t1 है 0, t2 क्या है 2, I की वैल्यू 10 माइनस 4t, इंटीग्रेट कर दो, आंसर पा लो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करके खुद इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो भाई 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो गया 10t माइनस 4t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो ऐसा का ऐसे रह गया, t का इंटीग्रेशन t²/2, 0 से 2, तो ये हो जाएगा सर 10t माइनस 2 से कैंसिल, 2t², 0 से 2। अब t की जगह 2 रख देते हैं तो ये हो गया 10 × 2 माइनस 2 × 2 का स्क्वायर, माइनस t की जगह 0 रख दो, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0, तो कितना आ जाएगा 20, और 2 × 2 = 4, 2 × 8, 20 माइनस 8, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर। समझ में आई बात? ठीक है, 12 एम्पियर हमारा, सॉरी 12 कूलम चार्ज निकाला ना भाई, 12 कूलम विल बी द आंसर कि 0 से 2 सेकंड में 12 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो ये बात समझ में आई कि अगर चार्ज दिया जाए, करंट पूछे तो डिफरेंशिएट कर दो, और करंट दिया जाए चार्ज पूछे तो इंटीग्रेट कर दो। क्लियर? एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा कि I = dq/dt। तो अब ऑब्वियसली करंट देके चार्ज पूछेगा तो dq हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो I dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा चार्ज। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो
अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ बिल्कुल। क्या होती है डायरेक्शन ऑफ करंट? तो टॉपिक डालो अपनी कॉपी में, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। तो ये मान लिया गया कि करंट की डायरेक्शन हो जाती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है दोस्तों? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो। जैसे सपोज करो ये अपना एक वायर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब जा रहे हैं इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं वही डायरेक्शन करंट की मान ली जाती है। तो इस बात को लिखेंगे हम, द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज is the direction of current। और नेगेटिव चार्ज, जैसे सपोज करो कि वायर है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर सपोज करो नेगेटिव चार्ज सारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सर नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहे हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई नेगेटिव उधर क्यों फ्लो हो रहा होगा? इस पे इसको क्या लालच है उधर के? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज होगा, जब भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो किधर जाएगा? इस तरफ। यानी कि मैं सीधे सीधे ये बात बोल सकता हूँ कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो नेगेटिव इधर, और नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो फिर करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो यहाँ से एक सीधी सी बात मन में बसा लो, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट है करंट की डायरेक्शन। जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट है करंट की डायरेक्शन। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of negative charge। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगी करंट की। क्लियर है? तो मेरे एक सवाल बताओ, पहले नोट कर लो फिर मेरे सवाल का जवाब देना। नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब मेरा सवाल ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक वायर है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट? ऑप्शन ए सर इस तरफ, ऑप्शन बी इस तरफ, ऑप्शन सी ऊपर, ऑप्शन डी नीचे। बताओ क्या आंसर होगा? सर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, एक बार खुद से सोच के आंसर निकाल लो, फिर मेरी बात सुनना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जिस तरफ जाता है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, तो अपोजिट करंट डायरेक्शन, करंट इधर जाएगा। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और ये वायर है, ठीक है, इसका ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से
-2 कूलोम चार्ज, -2 कूलोम चार्ज इस तरफ जा रहा है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में -2 कूलोम चार्ज इस तरफ जा रहा है। तो फाइंड करंट, एक्सक्यूज मी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन, करंट और उसकी डायरेक्शन निकालो। तो भाई -2 कूलोम इस तरफ जा रहा है 1 सेकंड में, सर करंट यही तो था 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट कितना आ जाएगा -2, हाँ या ना? नहीं, करंट नेगेटिव नहीं होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ 2 कूलोम, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा करंट। और डायरेक्शन सर -2 अगर इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। तो करंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, चाहो तो इसे लिख लो नोट डाल के कि करंट इज नेवर नेगेटिव, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? ठीक है ना? तो अगर करंट माइनस चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट पॉजिटिव रहेगा उस तरफ। समझ में आई बात? वो जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन ही तो दिखाता था, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन करंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? नोट कर लो। अब बात करते हैं हम एक छोटे से कंसेप्ट की, जो है स्टडी करंट। स्टडी करंट कभी कभी हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उसमें बोल देता है कि किसी भी वायर में स्टडी करंट जा रहा है। अब स्टडी करंट का मतलब क्या है वो भी समझ लो। स्टडी करंट, अब स्टडी करंट का मतलब क्या है? स्टडी करंट का सिंपल सा ये मतलब है कि सपोज करो कि ये कुछ इस तरीके का वायर है ना, यहाँ से मोटा और आगे से पतला, इस तरीके का कुछ वायर है। अब यहाँ हर जगह अलग अलग एरिया है, देखो यहाँ पे ज़्यादा एरिया, यहाँ पे कम एरिया, यहाँ पे और कम एरिया और यहाँ पे और कम एरिया। लेकिन स्टडी करंट का मतलब है कि यहाँ से जितना करंट जा रहा है उतना ही यहाँ से भी जाएगा, उतना ही यहाँ से भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम सोचो कि एक पाइप है, ये पाइप और इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, तो मोटे वाले पार्ट से ज़्यादा पानी जाएगा, यहाँ से कम जाएगा, यहाँ से कम जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे फिर अपन स्टडी करंट नहीं बोलेंगे। स्टडी करंट कब फ्लो बोलेंगे? जब मोटे वाले एरिया से भी उतना ही करंट, पतले वाले से भी उतना ही करंट और पतले वाले से भी उतना ही करंट, तो ज़्यादा एरिया से भी उतना ही करंट, कम से भी उतना ही करंट। अगर हर क्रॉस सेक्शन एरिया से सेम करंट फ्लो होता है तो उसे हम बोल देते हैं स्टडी करंट। ठीक है? पूरे वायर में हर जगह करंट सेम है, पूरे वायर में हर जगह करंट सेम है। क्लियर? तो इस बात को नोट कर लेते हैं। करंट, इफ करंट इज सेम throughout the entire wire, throughout the entire wire, we call it क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट। ओके? ठीक है, नोट कर लो। अब एक डाउट तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर करंट की डायरेक्शन है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? सर करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं, वेक्टर की अगर तुमने वेक्टर चैप्टर 11th में अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें याद है 2 कंडीशन होती है, एक नहीं होती केवल डायरेक्शन वाली। वो तो 9th में बातें करते थे अपन, जिसके पास मैग्नीट्यूड वो स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वो वेक्टर। वेक्टर की एक और कंडीशन आ जाती है क्या? जो कि वेक्टर लॉ से ऐड होते हैं। अगर तुम बोलो कि भाई एक वेक्टर इधर 2 का है, एक इस तरफ 3 का है, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा? नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन और जो
सिंपल एल्जेब्रा से ऐड नहीं होते, उनके लिए अलग से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, वो होते हैं वेक्टर। अब करंट के साथ खराबी यही है कि करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन अब तुम मुझे एक बात बताओ कि सपोज़ करो, यही बना देता हूँ मैं, एक वायर ऐसा, इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, एक वायर ऐसा, इसमें से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? सो 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से ऑब्वियसली 5 एम्पियर ही जाएगा। तो करंट जो है ना वो ऐड डायरेक्ट हो जाता है, इसमें वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तो ये चैप्टर ईजी हो जाते हैं कि भाई यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 3, तो ये चला गया 5 एम्पियर। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये ऐड स्केलर की तरह हो रहा है, सिंपल जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, इसलिए करंट वेक्टर नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे, दो करंट हैज डायरेक्शन, हालांकि करंट के पास डायरेक्शन है, बट स्टिल फिर भी इट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, वेक्टर मत बोल देना, बिकॉज इट इज एडेड बाय सिंपल एरिथमेटिक। जो अपन ने बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वैसे ही ये ऐड हो जाता है, वेक्टर एडिशन नहीं लगता है इसमें। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अब आज का एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कहलाता है करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, सर डेंसिटी होता था मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर चार्ज डेंसिटी भी पढ़ा था सर, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, एरियल चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। गॉस लॉ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रिवाइज करूँ। ऐसे ही यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाया गया चार्ज डेंसिटी, इसको हम दिखाते हैं जे से। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी कि कभी कभी ना हमें करंट को एज ए वेक्टर लेना पड़ता है, पर अपन ने तो ये बोल दिया कि भैया करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हमने उसका ही एक छोटा भाई बनाया जिसे हम बोलेंगे ये वेक्टर रहेगा, करंट डेंसिटी। और इसको कैसे डिफाइन किया गया कि करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। जिस भी वायर में फ्लो हो रहा है ना, जैसे सपोज करो वो इस वायर में फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। तो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम बोल देते हैं करंट की डेंसिटी। समझ में आई बात? करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज करंट डेंसिटी। तो सर आप तो बोल रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, तो इसकी डायरेक्शन वही है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। तो इस बात को लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मुझे जे दे रखा है, ए दे रखा है, करंट निकालना है। सर करंट हो जाएगा जे से ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो जे इंटू ए। नहीं, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम जान चुके हैं कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या डायरेक्शन होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर आंसर लाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर आंसर लाना है, तो कौन सा प्रोडक्ट करूँगा? डॉट प्रोडक्ट। तो करंट क्या हो जाता है? जे डॉट ए हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, करंट क्या हो जाएगा? जे डॉट ए। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, और ये बात भी लिख लो कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी J is a vector quantity। ओके, नोट कर लो। अब अगर हमें J वेरिएबल दिया हो, J वेरिएबल दिया हो, सर वेरिएबल मतलब जो कि
चेंज हो रहा हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और क्या सर, छोटा सा जे लेके छोटा सा एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। बहुत रेयरली यूज़ पड़ता है इसका, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, तो इसे भी नोट कर लो। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये और इससे भी ज़्यादा मेन है ये, करंट डेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए हमें। ओके, नोट कर लो। ये कब लगेगा, व्हेन जे इज़ वेरिएबल। अगर वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी वैल्यू के लिए निकाल के उसे ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।